नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे हाथ में तभी टैक्सेबल होती है जब उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप मेरे पास होती है। अगर उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप हमारे पास नहीं किसी और के पास है तब उस केस में कोई भी रेंटल वैल्यू, कोई भी एनुअल वैल्यू जो मुझे रिसीव होगी उसमें मुझे टैक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं देना होगा। तो कई लोग क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करने के इंटेंशन से, या कई बार क्या होता है कि इंसिडेंटली क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी किसी और के पास हैंड ओवर कर देते हैं या किसी और के पास टाइटल ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे ये एक डिबेटेबल इशू हो जाता है कि फिर जो इनकम अराइज हो रही है उस प्रॉपर्टी की वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, मेरे हाथ में या उसके हाथ में जिसके पास मैंने टाइटल ट्रांसफ़र कर रखी है। तो वही बात आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप ये बताता है हमें कि किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी और जिसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी उसी के हाथ में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। आइए एक एक करके इस बातों को समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है ट्रांसफ़र टू स्पाउस। कई बार क्या होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने स्पाउस को, यानी कि हस्बैंड ट्रांसफ़र कर देते हैं वाइफ को और वाइफ ट्रांसफ़र कर देती है हस्बैंड को, कुछ भी आइदर ऑफ द केस हो जाए। उस केस में क्या होगा कि इफ़ एन इंडिविजुअल ट्रांसफ़र एनी हाउस प्रॉपर्टी to his or her spouse for inadequate consideration, such transfer is deemed to be the owner of house property transferred। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि किसी पर्सन ने किसी पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरर यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसी की ही मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड है, वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र वाइफ की हो गई, बट फिर भी जो टैक्स होगा वो ट्रांसफरर यानी कि हस्बैंड के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि डीम्ड ओनरशिप कहता है कि जिस पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है तो जिसने ट्रांसफ़र की है उसी की वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उसी को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है इफ़ अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू स्पाउस इन कनेक्शन विद द एग्रीमेंट टू लिव इन अ पार्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं कि किसी पर्सन का डाइवोर्स हो गया, कोई कपल थे जो डाइवोर्स हो गया, उस केस में हस्बैंड ने या वाइफ ने अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। उस सिचुएशन में जो ट्रांसफ़र माना जाएगा वो जेन्युइन ट्रांसफ़र माना जाएगा और जिसने जिसको ट्रांसफ़र किया है, तो जिसके पास प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उसी को ही टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। तो मुझे लगता है ये पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं ट्रांसफ़र टू माइनर चाइल्ड। अब हुआ क्या कि किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर दी। उस सिचुएशन में जो ट्रांसफ़रर है, जिसने ट्रांसफ़र की है, वो प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी, ना ही कि उस चिल्ड्रन की। बट हाँ, इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए कोई मैरिड डॉटर है बट वो भी 18 ईयर्स से बिलो यानी कि माइनर मैरिड डॉटर है, उस केस में वो प्रॉपर्टी माइनर मैरिड डॉटर की हो जाएगी। अब माइनर मैरिड डॉटर है, वो तो ऑलरेडी माइनर है, तो उस केस में उसके हस्बैंड की मान ली जाएगी और नहीं तो फिर उसके ससुर की मान ली जाएगी, जैसा भी होगा। लेकिन इस पॉइंट को बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ध्यान से समझिएगा, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब होता है बिना किसी कंसिडरेशन के या एक जनरल कंसिडरेशन के, नहीं बाय डिफॉल्ट ऐसे ही, मतलब हमने अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी, मतलब ऐसे जनरली दे दी, तो वो चीज़ जनरली नहीं। भाई अगर हमने कंसिडरेशन लिया है, मैंने आपको बेची है, तब तो वो प्रॉपर ट्रांसफर है। लेकिन जब मैंने आपको बेची नहीं है, सिर्फ ओनरशिप किसी और के नाम से ट्रांसफर कर दी जनरली ऐसे ही, तो वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन माना जाएगा। ट्रांसफरर इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ ट्रांसफर्ड हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक्सेप्शन है, वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अ माइनर मैरिड डॉटर। तो माइनर मैरिड डॉटर के लिए ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आइए थर्ड बात को समझते हैं। थर्ड पॉइंट आता है होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियल स्टेट। बेसिकली होता क्या है कि मान ली कोई मेरे पास प्रॉपर्टी है जो डिविजिबल नहीं है, जो डिवाइड नहीं हो सकती, वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी की ही मानी जाएगी। जैसे कि कभी आपने देखा होगा मंदिर की प्रॉपर्टी, तो मंदिर की प्रॉपर्टी किसी एक की नहीं होती है, वो जितने लोगों के पास पोजेशन है उन सबके पास उसकी ओनरशिप होती है। तो ऐसी सिचुएशन पे जिसके पास जितना बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उतनी की उसी की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, या जो उसका उत्तराधिकारी होगा, जो उसका सुपीरियर पर्सन होगा, उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। Holder of an impartial property. Impartial estate is a property which is not legally divisible, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। Shall be deemed to be the owner of all the properties in the state, or will be the owner of all the properties, यानी कि जो भी उसके पास, जिसके पास उसका पोजेशन है वही उसका ओनर भी कहलाएगा। उसको हम लोग डिवाइड जिसको नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एट्सेट्रा। मतलब कोई भी अगर सोसाइटी है या किसी भी तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी किसी ओनरशिप के पास है या कंपनी के पास है, तो उस केस में क्या होगा, मेंबर ऑफ ए ओनरशिप प्रॉपर्टी
society. Member of a cooperative society, company or other association or person to whom a building or part thereof is allotted or leased under a house building scheme of a society, company or association shall be deemed to be the owner of that building or part thereof allotted to him, although the cooperative society, company, association is the legal owner of that building. देखो होता क्या है कि जब कोई सोसाइटी होती है या कोई कंपनी होती है या कोई एसोसिएशन होता है, वो किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी हैंडओवर कर देती है, एज अ पोजेशन उसको हैंडओवर कर दी जाती है. नो डाउट उसका ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हैं, नो डाउट उसके जो एसोसिएशन है वो उनके ओनर है, लेकिन जिसके पास पोजेशन है वो प्रॉपर्टी उसी की ही मानी जाएगी. जैसे यूजुअली आपने देखा होगा कि किसी कंपनी वाले ने अपने स्टाफ को एक घर अलॉट कर दिया, तो वो जो घर अलॉट कर दिया तो वो घर उसी का है जब तक वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है. अब उस पर्सन ने क्या किया, वो घर उठा के किराए पे दे दिया. ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सबलेटिंग, बट यहाँ पे वो सबलेटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा. यहाँ पे ये उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी और वो अगर सबलेट करता है तो ये इनकम उसी की इनकम मानी जाएगी और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी. नेक्स्ट आता है पर्सन इन पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी. अब किसी पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी की पोजेशन है तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा. A person who is allowed to take possession of any building or part thereof in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the TOPA shall be deemed owner of the house property. This would cover cases where possession of property has been handed over to the buyer, sale consideration has been paid or promised to be paid to the seller by the buyer, sale deed has not been executed in favor of the buyer. बेसिकली इसको अगर हम एक रफ आइडिया की तरह बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा आज की डेट में जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन के पास लैंड है बट इतने पैसे नहीं है कि उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा कर सके. तो आज क्या हो रहा है कि लोग आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट. इसमें क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहता है कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें हम 5 फ्लोर बना देते हैं. 5 फ्लोर में से 3 फ्लोर आप रख लेना, 2 फ्लोर हम ले लेंगे. जो 2 फ्लोर हमको दोगे वो एज अ मेरी कंसिडरेशन हो गई, यानी कि फ्री फंड में ज़मीन मिल गई मेरे को, उसके ऊपर के 2 फ्लोर मिल गए. उसके बिहाफ पे मुझे क्या पे करना पड़ा, उसके बिहाफ पे जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन करवा के दिया है वो मेरी कॉस्ट हो गई. तो ये एक अच्छा तरीका होता है बिजनेस करने का जो कॉन्ट्रैक्टर आज की डेट में करते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको 3 फ्लोर आप ही की ज़मीन पे बना के दिए, जिसके कंसिडरेशन में उसके ऊपर के 2 फ्लोर मैंने ले लिए. तो ये हो गया पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. किसी काम को पूरा करने के लिए मैंने आपसे पोजीशन ले लिया. ये कई बार क्या होता है कि आप लोन देते हो किसी को और लोन की पेमेंट पूरी नहीं कर पाते हो, तो जो चीज़ें मॉर्गेज हैं वो प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाती है. तो ये भी होता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि भैया मैंने आपको कुछ दिया था और उसके बिहाफ पे मुझे आपने अपनी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी. होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी. डीम्ड ओनरशिप की जो लास्ट बात है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ लीज फॉर 12 ईयर्स और मोर. आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी हम लीज़ पे लेते हैं और उसकी लीगल और जो लीज़ है वो 12 ईयर से ज़्यादा हो जाती है, तो मैं उसका एक तरीके का एक नॉर्मल लीगल लैंग्वेज में हम कहें तो मैं उसका डीम्ड ओनर मान जाता हूँ. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के 12 साल से ज़्यादा आप लीज़ पे ले रखे हो, जैसे आपने देखा होगा कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, रेंट एग्रीमेंट कभी भी बड़ा नहीं बनाते, वो हमेशा 11 महीने का या 3 साल का या छोटे से छोटे पीरियड का बनाते हैं, क्योंकि वो बार बार रिवाइज करते रहते हैं. क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने किसी पर्सन को 12 साल तक अगर लीज दे दी तो वो प्रॉपर्टी के लीगल ओनर नहीं, पर ये है कि उन्हीं के डीम्ड ओनर मान लिए जाएंगे. तो ए पर्सन हु एक्वायर्स एनी बिल्डिंग बाय वे ऑफ लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स और मोर शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ. इसीलिए लोग बड़ी लीज नहीं देते हैं, वो छोटे छोटे टर्म की लीज देते हैं. तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ये है डीम्ड ओनरशिप. और अगर आप इसके ओनर बना लिए जाते हो, अगर आप उसके ओनर बन जाते हो, तो इसके बाद कोई भी इनकम आपकी होती है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, ना ही कि उसके हाथ में जिसने ट्रांसफ़र किया है या जो भी चीज़ें आपने अलग अलग पॉइंट्स में देखी हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.